हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। सो आई होप आप सभी बच्चों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी कल। अभी आज मैं आपको जो कराने वाली हूँ वो मैं आपको कराऊंगी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ क्लास में ताकि क्लास को स्टार्ट करें। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आज इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को। अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट आता है कि आप सभी बच्चों के लिए होली के लिए एक ऑफर है कि आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं 699 में। और ये जो ऑफर है ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है। और अगर हम बात करें इस ऑफर की, तो इस ऑफर में जो बैच आपको मिलेगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें तीनों सेक्शंस दिए जाएंगे। आपको ग्रामर भी मिलेगी, ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको रीडिंग सेक्शन, तीनों सेक्शंस आपको दिए जाएंगे इंग्लिश फाउंडेशन बैच में। प्लस इसके साथ आपको एक मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी। अगर मैं बैच की वैलिडिटी की बात करूं तो बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, और जो ऑफर वैलिड है बच्चों आपके लिए वो 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक है। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोडिंग में, बैच लेने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन में एसएससी बुलेट का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करें एनी टाइम, ठीक है। और प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। जितनी भी एसएससी बुलेट पे लाइव क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े और वहां से आप हर लाइव क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप सभी बच्चे कनेक्ट हो गए होंगे। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं तारिका डांसेस स्वीटेस्ट देन अदर एंड मिसेस ऑल दी स्टेप्स। होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत स्विफ्ट तरीके से करता है। स्विफ्टली मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को बहुत तेजी से कर रहा है, स्विफ्ट तरीके से कर रहा है, तेजी से। आपको चेक करना है यहां पर स्विफ्ट में EST यानी कि क्या ये सुपरलेटिव डिग्री सही लिखा हुआ है या फिर नहीं, या फिर हम सुपरलेटिव की जगह हम कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा कौन सी डिग्री यूज होगी यहां पे, ठीक है। फर्स्ट IEST स्विफ्ट, या फिर स्विफ्टर, या फिर स्विफ्टली, किसी भी काम को बहुत तेजी से करना, ठीक है। तारिका ने क्या किया है, उसने औरों के कंपैरिजन में डांस को तेज किया और जितने भी स्टेप्स थे उन सबको मिस कर दिया। कभी कभी हम बहुत इस तरह की चीजें हम भी कर देते हैं लाइफ में, ज्यादा जल्दबाजी में करने के चक्कर में हम चीजों को छोड़ देते हैं। सेम उसके साथ भी यहाँ पे हुआ, तेज करने के चक्कर में औरों से उसने तेज किया, लेकिन उस चक्कर में उसके जो स्टेप्स थे वो उससे मिस हो गए, ठीक है, मिस कर दिए या मिस करती है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे कि किससे रिप्लेस करोगे। देखो बच्चों, 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है आपकी कंपैरेटिव। बहुत ही अच्छे बच्चे, आंसर सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। स्विफ्टर, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेंगे आप बच्चे कि पॉजिटिव डिग्री वहां जहां आप एक व्यक्ति की क्वालिटी क्यों बता रहे हो, टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। जहां पर भी आप एक व्यक्ति की, एक चीज की क्वालिटी को दिखा रहे हो वहां पर आप पॉजिटिव का यूज करोगे। कंपैरेटिव फॉर कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन तुलना के लिए, लेकिन ये जो कंपैरिजन होगा वो बिटवीन 2 पर्सन या फिर थिंग्स होगा, 2 लोगों के बीच में या फिर 2 चीजों के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन 2। और इसके बाद आती है हमारी सुपरलेटिव, 3rd डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है हमारी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का हम यूज वहां करते हैं जहां कंपैरिजन 2 से ज्यादा के बीच में होगा, मोर देन 2, मोर देन 2। जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा के बीच में होगा तो हम लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो देन लग रहा है, देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। ये आपका है कंपैरेटिव कनेक्टर देन, जो यूज कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इस देन को देखकर आप बच्चे आंसर जो भी इसका कंपैरेटिव बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्विफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक के लिए आती है, और स्विफ्टेस्ट होता है, यहाँ पे ईएसटी आता है, IEST नहीं आता, और LY मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हरीश took a broom and started to dust in floor। हरीश ने क्या किया, झाड़ू उठाई और शुरू हो गया साफ करना फ्लोर को। ठीक है, आपको चेक करना है डस्ट इन फ्लोर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, डस्ट द फ्लोर से, डस्ट आ फ्लोर से, डस्टिंग द फ्लोर, या फिर आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो देखो जरा आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, किससे रिप्लेस करेंगे इसको। डस्ट इन फ्लोर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, चेक करो जरा सभी बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो उसने किसको उठाया, टुक मतलब लिया, क्या, झाड़ू ली। ठीक है, और शुरू किया, क्या किया, डस्ट करना। ठीक है, किसको, सीधा फ्लोर को। इन का यूज नहीं होगा, इन मतलब इनसाइड के लिए आता है, हम किसी चीज के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्लोर को साफ कर रहा है, फ्लोर के अंदर जाके साफ नहीं कर रहा है, तो इसलिए इन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डस्ट द फ्लोर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डस्ट द फ्लोर इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृष्णा नेवर फाइंड अ फ्रेंड लाइक सुदामा अगेन। कृष्णा को कभी भी दोस्त नहीं मिला दोबारा, किसके जैसा दोस्त नहीं मिला, सुदामा के जैसा दोस्त नहीं मिला। कभी भी जीवन में उसको दोस्त नहीं मिला, किसके जैसा, सुदामा के जैसा दोबारा। ठीक है, तो आपको चेक करना है यहां पर आप नेवर फाइंड अ फ्रेंड को किससे रिप्लेस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के क्वेश्चन है जो मैं आज आपकी क्लास में डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा सभी बच्चे, किससे आप इसको रिप्लेस करेंगे नेवर फाइंड अ फ्रेंड को। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर देखो, आप देखो एक बार जो काम हो गया वो हमारा पास्ट में जाता है, दोबारा उनको नहीं मिला, एक बार ही वो फ्रेंड मिला, और जो भी काम एक बार होगा वो पास्ट में जाएगा। और पास्ट का मतलब होता है बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जो काम एक बार है वो पास्ट, और पास्ट के कौन से टेंस में जाता है बच्चों, पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में जाता है। कौन से टेंस में, पास्ट के इनडेफिनिट। इस चीज को ध्यान रखना, जो भी काम एक बार मतलब पास्ट, और पास्ट का कौन सा टेंस बच्चों, पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, दोबारा तो उनको वो फ्रेंड नहीं मिला ना, एक ही बार मिला तो मतलब पास्ट इनडेफिनिट। और फाइंड की अगर मैं बात करूं, पाना, तो जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, इसकी सेकेंड फॉर्म भी फाउंड होती है बच्चों, और इसकी थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है, सेकेंड भी फाउंड और थर्ड भी फाउंड। तो नेवर के साथ आप क्या यूज करेंगे, फाउंड अ फ्रेंड। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नो डैश 50 ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्ट्रीम। अपरूटेड मतलब, रूट का मतलब जड़ से होता है, और अपरूटेड मतलब जड़ से उखड़ जाना। ठीक है, या उखाड़ देना जड़ से। ठीक है, जड़ से उखाड़ देना या उखड़ जाना, मतलब जड़ से अगर उखड़ गए हैं या उखाड़ दिए गए हैं। ठीक है,
होता ना कि जब बहुत तेज आंधी आती है तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे बिल्कुल जड़ से निकल जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो कितने मतलब नो, मच, फ्यूअर, फ्यू या फिर मोर ओवर का यूज करेंगे? देखो जरा किसका यूज करेंगे। हमें ये तो क्लियर है ना, नो के बाद हम यहां पर देन देख रहे हैं तो देन का मतलब एडजेक्टिव ही आएगा, तो मोर ओवर का तो मतलब नहीं है। अब फ्यू मतलब और फ्योर, क्योंकि मच तो नहीं आ सकता, क्योंकि मच कब आता है बच्चों, जहां पर हम बात करते हैं क्वांटिटी की। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, जहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। जहां नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा वहां पर आप मच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मच नहीं आ सकता, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं। हम पेड़ों को गिन सकते हैं ना, ट्रीज को गिन सकते हैं, और जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यू। काउंटेबल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यू। बट अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे देन का मतलब है कि कंपैरिजन हो रहा है, और देन का मतलब कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या होगी, फ्यूअर, ER, ठीक है। हम फ्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फ्यू आपकी कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, कंपैरेटिव, तो हम फ्यूअर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर फ्यूअर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल, और देन मतलब कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में आप ER का इस्तेमाल करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। He is bent to harm me as much as he can. जीवन में ऐसे लोग हमें कई बार मिलते हैं जो हमारा कभी अच्छा नहीं चाहते। वो एक ही चीज पे तुले होते हैं, जितना हमारा बुरा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ ही भी चाहता है, वो भी पूरी तरह से लगा हुआ है, तुला हुआ है कि वो मेरा जितना बुरा कर सकता है वो उतना करता है, ठीक है। तो यहां पर वही पॉइंट दे रखा है कि ही इज बेंट टू हार्म, वो मुझे नुकसान पहुंचाने में तुला हुआ है, एज मच एज ही कैन, जितना भी वो कर सकता है उतना वो मुझे नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। तो आपको चेक करना है यहां पे बेंट के साथ टू हार्म को किससे रिप्लेस करेंगे। बेंट के साथ आप टू हार्म को किससे रिप्लेस करेंगे, ऑन हार्म लिखेंगे, अपॉन हार्मिंग लिखेंगे, टू हार्मिंग लिखेंगे, या फिर आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो देखो जरा आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किससे रिप्लेस किया जाएगा बेंट टू हार्म। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जैसे इंसिस्ट होता है ना, उसके साथ फिक्स्ड है, प्रेपोजिशन ऑन आती है। परसिस्ट होता है, फिक्स्ड है, प्रेपोजिशन इन आएगी, और ये फ्रेज होती हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेज होती है ये अपने साथ हमेशा जेरेंड को लेकर आती है। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का, थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही बेंट की बात करें तो बेंट के साथ हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन अपॉन का, जिसका मतलब होता है तुला होना, लग जाना एक ही चीज पे, कि कैसे भी करके किसी को बर्बाद करना, कैसे भी करके किसी का नाश करना, कैसे भी करके किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है। तो वहां पर हम बेंट अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ भी हमेशा इंग्लिश ग्रामर में जेरेंड का इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जो सिर्फ देखने में वर्ब होती हैं बट ये वर्ब नहीं, ये नाउन का काम करती हैं। तो यहां पे ये जो हार्म में ING लग रहा है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर अपॉन हार्मिंग बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही रिनाउंस्ड बोथ, ही रिनाउंस्ड बोथ, ठीक है। रिनाउंस का मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज को त्याग देना। अनाउंस मतलब ऐलान करना, रिनाउंस मतलब त्यागना, दोनों। हिज फैमिली डैश हिज फ्रेंड, उसने त्याग दिया, त्यागना, छोड़ना, गिव अप करना किसी को भी,
उसने छोड़ा फैमिली को भी और फ्रेंड्स को भी। आपको चेक करना है यहां पे आप एज वेल एज लगाओगे, विद लगाओगे, ऑल्सो लगाओगे या फिर एंड लगाओगे। देखो जरा क्या यूज करोगे, एज वेल एज का यूज करोगे, विद का यूज करोगे, ऑल्सो का यूज करोगे या फिर एंड का यूज करोगे, कौन सा केस यूज करोगे? बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एंड बोल रहे हैं यानी कि फोर्थ बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी बोथ आता है तो बोथ का जो पेयर आता है, जैसे हम बात करते हैं आइदर हमेशा और के साथ आता है, नाइदर हमेशा नॉर के साथ, उसी तरह से बोथ का हम यूज करते हैं हमेशा एंड के साथ। आइदर हमेशा और के साथ, नाइदर हमेशा नॉर के साथ, उसी तरह से बोथ भी हमेशा एंड के साथ आता है। इतना क्लियर है? तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट इस बोथ को देखकर एंड लगा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। एट प्रेजेंट, हम अभी की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया आर करेक्टराइज्ड विद हेटेरोजेनिटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक विशेषता की बात करी जा रही है जिसके अंदर क्या है, विविधता, विविधता। ठीक है, अब आपको चेक करना है आर करेक्टराइज्ड विद को किससे रिप्लेस करोगे, हैज करेक्टराइज्ड विद, इज करेक्टराइज्ड बाय, आर करेक्टरिस्टिक बाय, या फिर किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आपको चेक करना है जरा आप क्या यूज करोगे, हैज, इज, आर, किसका इस्तेमाल करोगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। हम किसकी विशेषता की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी बात की जा रही है। जो प्रेजेंट में इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम है, सिस्टम मतलब सब्जेक्ट हमें कैसा दे रखा है बच्चों, सिंगुलर। बहुत ही अच्छे बच्चे, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है ना कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आप वर्ब को यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आप हमेशा सब्जेक्ट को देखकर वर्ब को यूज करेंगे, ऐसा ही होता है। यहां पर आर हमें कैसी वर्ब दे दी गई है, प्लूरल। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दो जिनमें प्लूरल वर्ब है, नो सब्स्टिट्यूशन, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड और आर करेक्टरिस्टिक। अब आपको चेक करना है यहां पर कि हैज आएगा या इज आएगा। भाई वो अपने आप तो नहीं है ना, सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में है तो वहां पे इज के साथ हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ लो हम किसी सिस्टम के साथ बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय। ठीक है, तो बाय का यूज करेंगे, तो बाय को देखकर भी आप यहां पर सेकेंड ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ आई डैश यू आई वुड टेक द फीडबैक पॉजिटिवली। अब उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होते, ठीक है, वो क्या करता कि वो जो फीडबैक है उसको पॉजिटिव तरीके से लेता, पॉजिटिवली लेता। जो फीडबैक था, जो भी फीडबैक उसको मिला उसको पॉजिटिवली लेता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, तो आपको चेक करना है यहां पे आई के बाद आप क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, एम लिखेंगे, इज लिखेंगे या फिर वर्ड लिखेंगे। देखो जरा कौन सा केस यूज करेंगे, वॉज, एम, इज या फिर वर्ड। बहुत ध्यान से करेंगे जरा सभी बच्चे क्वेश्चन को कि आप किस वर्ब को यूज करेंगे, वॉज को, एम को, इज को या फिर वर्ड को। बहुत ही अच्छे बच्चे, चो गुड, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों यहां पर हमें वुड दे रखा है, वुड मतलब विल की पास्ट फॉर्म। विल की पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, वुड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो दो ऑप्शंस हटा दो जो प्रेजेंट में दे रखे हैं, एम और इज। अब बचता है वॉज और वर। आपने पढ़ा था कि वॉज का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और वर का यूज वहां किया जाता है जहां सब्जेक्ट होता है प्लूरल।
ऐसा ही हमने पढ़ा था कि वॉज विथ सिंगुलर एंड वर विथ प्लूरल, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वहां जहां आप एक्शन की बात करते हो, किसी काम की बात करते हो, ठीक है। बट यहां पे कोई काम तो नहीं है, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं ना। मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं, ऐसा सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस फीडबैक को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती, बट मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं। तो सिर्फ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन में आप चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो। पास्ट में जब भी आप बच्चे इमेजिनेशन की बात करेंगे तो आप बच्चे एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, आप पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कहा जाता है इन सेंटेंसेस को जो बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होते हैं, ठीक है, सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित होते हैं बट रियल में पॉसिबल नहीं होते। तो इनमें हमेशा आप वर का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ भी वर, ही के साथ भी वर, शी के साथ भी वर और दे के साथ भी वर। तो यहां पर उसी के बेसिस पे वॉज हटकर क्या आ जाएगा, वर। जितने स्टूडेंट इसका आंसर वर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो, शी वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड ही हैज ऑलरेडी मैरिड। वो सोच रही थी शादी करने की संजय के साथ। कब, जब उसने क्या चीज की खोजबीन कर ली कि वो ऑलरेडी क्या है, मैरिड है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तब वो उसके साथ शादी करने के लिए सोच रही थी। अब आपको चेक करना है यहां पर किस पार्ट में मिस्टेक है। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किस पार्ट में मिस्टेक है, और वही आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। वो शादी करने की सोच कब रही थी संजय के साथ, वॉज मतलब पास्ट में, और डिस्कवर्ड उस चीज का उसने खोजबीन जो करी है वो भी किस में करी है, पास्ट में। तो डेफिनेटली वो मैरिड भी है, शादीशुदा भी है, वो भी तो पास्ट में ही होगा ना। इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर, टेंस के सीक्वेंस की एरर। आपको चेक करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा टेंस का, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा टेंस का, ठीक है। तो यहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर सोचा जा रहा है पास्ट में, खोजबीन भी पास्ट में हुई है, तो शादीशुदा भी संजय पास्ट में ही होगा। अब यहां पर वॉज थिंकिंग ठीक है, यहां पर डिस्कवर ठीक है, बट हैज ऑलरेडी मैरिड इनकरेक्ट है, क्योंकि हैज का मतलब हो गया प्रेजेंट और हमें क्या चाहिए, पास्ट। तो यहां पर हम पास्ट के लिए हम हैज की जगह लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे, हैड ऑलरेडी मैरिड। और जितने भी स्टूडेंट उसके बेसिस पे इसका आंसर ऑप्शन सेकंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, वी येट हैव टाइम, ठीक है, वी येट हैव टाइम। बात हो रही है कि हमारे पास अभी भी समय है, हमारे पास अभी भी समय है किस चीज का, फ्लाइट को पकड़ने का। अभी भी इतना समय है कि हम फ्लाइट को पकड़ सकते हैं, यानी कि अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम फ्लाइट को पकड़ सकते हैं। तो येट हैव टाइम फॉर कैचिंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे, हैव येट टाइम टू कैच, हैव टाइम स्टिल फॉर कैचिंग या स्टिल हैव टाइम टू कैच, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जरा सभी बच्चे कि आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे। वी येट हैव स्टिल फॉर कैचिंग, आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे, हैव येट टाइम टू कैच से, हैव टाइम स्टिल फॉर कैचिंग से, या स्टिल हैव टाइम टू कैच से, या फिर आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर स्टिल
बोल रहे हैं स्टिल को देकर, क्योंकि येट का मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, है ना। तो येट वाले दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं यहां पे टाइम, किस चीज का समय है, फ्लाइट को पकड़ने का, इंफिनेटिव। तो इंफिनेटिव में हम लगाएंगे टू कैच, क्या लगाएंगे, टू कैच, ठीक है। तो स्टिल हैव टाइम किस चीज का, टू कैच द फ्लाइट। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। डैश ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशन ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। बात हो रही है कि जब तक वो जितनी भी कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं करता तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। कब तक नहीं दिया जाना चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो जितनी भी कंडीशंस रखी गई हैं उसके सामने उनको पूरा नहीं करता है, तब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो आपको चेक करना है यहां पर कि आप अनलेस का यूज करेंगे, सिंस का, लेस्ट का, या फिर वेदर का, किसका यूज करेंगे, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। देखो बच्चों, सिंस का यूज एक तो प्रेपोजिशन फॉर्म में होता है जहां हम समय के लिए करते हैं, टाइम के लिए, है ना। और टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जहां समय बता दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। और एक इसका यूज होता है कनेक्टर फॉर्म में, जहां दो कंप्लीटेड एक्शंस को जोड़ने का काम करता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, वहां पर, ठीक है। हम यहां पे कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे सिंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें ट्रेन पकड़नी है और हम धीमी गति से चल रहे हैं, पीछे से किसी ने आके बोला तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रेन छूट जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन छूट जाए आपकी, तो वहां पर आप लेस्ट लगाओगे। मैंने आपसे बोला भाई होली हो गई ना, खत्म होली, अब पढ़ो, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए फेल हो जाओ, तो वहां पर हम लिस्ट लगाएंगे, ठीक है, वहां पे हम लगाएंगे लिस्ट। तो यहां पर कहीं ऐसा ना हो जाएगी कंडीशन नहीं है, वेदर कंडीशनल वर्ड नहीं है, यहां पर कंडीशन के लिए हम लोग यूज करेंगे अनलेस को। अनलेस और अनटिल जो वर्ड होते हैं ये कंडीशनल वर्ड होते हैं, और ये आपके यूज कहां होंगे, अगर कंडीशन दी गई है बच्चों तो अनलेस आएगा, और अगर टाइम दिया गया है तो फिर अनटिल आता है, ठीक है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि अगर वो उनको पूरा नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये कंडीशन रख दी ना, उसके आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की कंडीशन है, उन कंडीशंस को पूरा करना, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हमारा अनलेस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द होम मिनिस्टर एल्यूडेड बाय द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन हिज स्पीच। एल्यूड का मतलब क्या होता है, संकेत करना, सिग्नल देना, इंडिकेट करना, ठीक है। अब यहां पर एल्यूड के साथ क्या लगा हुआ है, बाय, एल्यूड के साथ क्या लगा हुआ है, बाय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि क्या एल्यूड के साथ बाय आएगा। हम होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, किसको लेकर वो अपनी स्पीच में बात कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, ठीक है। तो एल्यूड के साथ क्या है, बाय आएगा, या फिर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, या बाय बिल्कुल ठीक है, या इन स्पीच में मिस्टेक है, या होम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द में मिस्टेक है। तो देखो कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, एल्यूड का मतलब होता है कि जब आप किसी को, एल्यूड मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज का सिग्नल दे रहे हो, किसी भी चीज का संकेत कर रहे हो, इंडिकेट करना,
किसी भी चीज को इंडिकेट करना, संकेत देना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। संकेत देना किसी भी चीज का, किसी भी चीज को क्या करना, इंडिकेट करना, ठीक है। अब होम मिनिस्टर ने भी क्या किया, थ्रेट किसको लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, अपनी स्पीच के अंदर। एल्यूड के साथ टू नहीं आएगा जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में डायरेक्ट ना बोलकर, बहुत बार होता है हम एकदम से डायरेक्ट बोल देते हैं, अगर आप उसके बारे में, चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट ना बोलकर, सीधे बात किए बिना आप सीधा उसका क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उस चीज को उल्लेख कर रहे हो, इंडिकेशन दे रहे हो, वहां पर एल्यूड के साथ बाय नहीं, एल्यूड के साथ TO2 आता है। एल्यूड के साथ बाय नहीं, TO2 आता है। तो यहां पे एल्यूडेड टू इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो एक बार हुआ तो सॉरी बच्चों, एल्यूडेड टू इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। आई कुडेंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता था, वाई ही वॉज सो एंग्री अपॉन मी, कि वो मेरे से इतना गुस्सा क्यों है। आपको चेक करना है सो एंग्री अपॉन मी किससे रिप्लेस होगा। सो एंग्री अपॉन मी किससे रिप्लेस होगा, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। सो एंग्री अपॉन मी को किससे रिप्लेस करेंगे, सो एंग्री विद मी, सो एंग्री अपॉन माई सेल्फ, नो इंप्रूवमेंट या टू एंग्री ऑन मी, किससे रिप्लेस करेंगे आप बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे। जब हम गुस्सा होते हैं तो दो तरह से, एक तो हम किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं और एक हम उस व्यक्ति के किसी एक्टिविटी से गुस्सा हैं। तो एंग्री के साथ एक विद आता है और एक एट आता है। विद का इस्तेमाल होता है समवन के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से गुस्सा हैं तो फिर आएगा विद, और एट आता है उस व्यक्ति की किसी एक्टिविटी को लेकर गुस्सा है, किसी एक्टिविटी को लेकर गुस्सा है, समथिंग, तो फिर आप एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ गुस्सा है, मी मतलब समवन, तो समवन के लिए आप विद का इस्तेमाल करेंगे, तो सो एंग्री विद मी, ठीक है। तो जब भी आप समवन की बात करेंगे, व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, तो वहां पर आप विद का यूज करेंगे। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As long as he completes his work on time, I have no cause for worry. ठीक है, आपको चेक करना है as soon as ही होगा, no sooner than ही होगा, such that ही होगा, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। जब तक वो अपने काम को समय पर पूरा नहीं करता, ठीक है, तब तक मुझे कोई भी मतलब चिंता का मतलब कारण ही नहीं, मेरे लिए कोई भी वरी का लिए कॉज ही नहीं है, कारण ही नहीं है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे कि किससे रिप्लेस करेंगे। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। नो सूनर के साथ डायरेक्ट देन नहीं आता, ठीक है, और सच दैट से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ये बिल्कुल सही है, जब तक वो काम पूरा करता है, जब तक वो काम पूरा करता है समय पर, तब तक मेरे पास कोई कारण नहीं है चिंता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। डैश ऑफ द टू कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, वॉज विलिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द टूर्नामेंट। आपको चेक करना है कितने लोगों की बात की जा रही है, दो की। कितने की बात की जा रही है, दो की। तो दो के लिए आप नाइदर लिखोगे, नोबडी लिखोगे, नन लिखोगे, या फिर नो वन लिखोगे। आइदर और नाइदर, इन दोनों का हम यूज करते हैं बच्चों वहां जहां हम दो की बात करेंगे। दो के लिए हम लोग यूज करते हैं आइदर और नाइदर। आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है और नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर हम दो की बात कर रहे हैं, तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइदर। नाइदर इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं।
ओनली बाय हिज प्रूडेंस ही वुड हैव incurred a heavy loss. केवल अपनी बुद्धिमानता से, विजडम, प्रूडेंस मतलब विजडम, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके अंदर, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो भरी हुई होती है, तो वो ऊपर मतलब होता है ना कि अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो हैवी से हैवी लॉस को, भारी से भारी नुकसान को वो उठा सकता है, अपने ऊपर ले सकता है, अपने ऊपर ले सकता है, उठा सकता है। कब? इंकर्ड मतलब होता है उठाना, अपने ऊपर लेना, ठीक है, कि भारी से भारी नुकसान को भी उठा लेगा, लेकिन ये तभी हो पाता है जब एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो ओनली बाय को आप किससे रिप्लेस करेंगे? बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके बच्चों कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपके कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कंडीशनल सेंटेंस से। आपने यहां पे वुड हैव देखा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको यानी कि चाहिए कंडीशनल वर्ड। इफ के साथ डायरेक्ट नॉट नहीं आता, ये कंडीशनल वर्ड इफ है, लेकिन इफ नॉट को लेकर नहीं आएगा। ओनली बाय कंडीशनल वर्ड नहीं है, ओइंग टू भी कंडीशनल वर्ड नहीं है, बट फॉर एक फ्रेज है, बट फॉर एक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंडीशनल वर्ड, ठीक है, विदाउट योर हेल्प, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कंडीशनल वर्ड, बिना तुम्हारी मदद के, बगैर या बिना उसके बुद्धिमानता के वो क्या नहीं कर सकता था, मतलब उठा नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बट फॉर इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। दिस एंटीक बेस इज गुड पीस ऑफ वर्क। ये जो एंटीक बेस है ये क्या है? बहुत अच्छा काम है, ठीक है। आपको चेक करना है यहाँ पे इज गुड को किससे बदलेंगे? इज अ फाइन पीस ऑफ वर्क से, इज बेस्ट है, इज नाइस है, या फिर आपको लगता है कि इसमें तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है? तो देखो जरा इसको आप किससे बदलेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। गुड का यूज होता है बच्चों वहां पर जब आप बात कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर की, मॉरल बिहेवियर, जो किस तरह से व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। हम बोलते हैं ना ही इज अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान है, ठीक है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो अच्छे से बिहेव करता है, तो वहां पर हम लोग गुड का इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पे वर्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्क की। जो एंटीक बेस है वो उसका बहुत अच्छा काम है, तो जब भी हम बात करते हैं वर्क की, हम बात करते हैं फाइनेंशियल, उसकी सोशल स्टेटस की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग फाइन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइन का। तो जितने भी स्टूडेंट इसका इज अ फाइन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ही डिड नॉट फॉरगॉट, वो नहीं भूला था, टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना बोलते हैं ना, मिलना नहीं भूला था, किससे? पहले जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले। तो आपको चेक करना है यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आपके एग्जाम में बहुत आती है, कॉमन सी मिस्टेक है, एग्जाम में बहुत आती है, बहुत स्पीड में आंसर आना चाहिए। डिड आ गया तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉरगेट, किसी भी चीज को भूलना, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, ठीक है। तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फॉरगेट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The audience was requested to refrain dash smoking during the show. ऑडियंस से क्या की गई? विनती की गई, रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने आप को दूर रखें, किससे?
स्मोकिंग से, जब शो चल रहा हो शो के दौरान वो दूर रखें, रोके मतलब उस काम को करने से। तो यहाँ पे रेफ्रेन के साथ क्या आएगा, रेफ्रेन के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फॉर, इन, फ्रॉम या बाय। बहुत ही अच्छे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रेफ्रेन के साथ फ्रॉम बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी चीज को करने से रोकना, दूर रखना अपने आप को, स्मोकिंग से दूर रख रहे हो आप एक शो के दौरान, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपने आप को रोकें, अपने आप को दूर रखें शो के दौरान। नेक्स्ट आते हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू कंप्लाई बाय देयर विशेस। पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो क्या करें, वो बच्चे क्या करें, यानी कि जो उनकी विशेज हैं, उनके पेरेंट्स की जो विशेज हैं उनका अनुपालन करें, उनको कंसिडर करें। कंप्लाई मतलब अनुपालन करना, अनुपालन करना या फिर कंसिडर करना, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको कंसिडर करें कि वो पेरेंट्स उनसे किस तरह की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छाओं को वो ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, किस पार्ट में मिस्टेक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। कंप्लाई किससे है, उनके विशेष की बात हो रही है। कंप्लाई के साथ कभी भी विद नहीं, बाय नहीं, क्या आएगा, विद आएगा। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हम कंप्लाई के साथ क्या लिखेंगे, विद, अनुपालन करना, कंसिडर करना। इफ यू हैड लिसन टू मी यू विल नॉट बी इन ट्रबल नाउ। अगर तुमने मेरी सुनी होती तो आज तुम मुसीबत में नहीं होते। होता ना कभी कभी आप किसी को बार बार वार्न कर रहे हो भाई ऐसे मत करो मत करो, लेकिन आपकी सुनता नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर किसी की नहीं सुन रहा है तो डेफिनेटली मुसीबत भोगनी पड़ेगी ना। एक्सपीरियंस पर्सन कुछ आपको बता रहा है तो आपको उसके एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव को बता रहा है तो डेफिनेटली उसको पता होगा इस सिचुएशन के बारे में, इसीलिए वो आपको बताने का काम कर रहा है। तो उसी को रिलेटेड कि तुमने मेरी सुनी नहीं, आज तुम मुसीबत में हो उसी की वजह से। ठीक है, तो विल नॉट बी को आप किससे रिप्लेस करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर देखो, हैड लिसन्ड मतलब पास्ट, तो पास्ट में अगर है, बहुत ही अच्छे बच्चे, तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, यहां पे विल नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर में जैसे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसी तरह मॉडल वर्ब जो वुड होती है उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड के साथ हम बीइंग नहीं, वुड के साथ हम बी लगाएंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। द चेयरमैन अप्राइज्ड द मेंबर्स दैट द कंपनीज करंट फाइनेंशियल स्टेटस। अब उन्होंने, चेयरमैन ने क्या किया, जो कंपनी के मेंबर है उनको वार्न किया, उनको क्या किया, वार्न किया, उनको कहीं ना कहीं चीजों से अवेयर किया, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस है उससे उस कंपनी के मेंबर्स को क्या किया, अवेयर किया, जागरूक कराया। ठीक है, इन्फॉर्म किया कि वो किस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन को भोग रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ, विद या फिर टू। बहुत ही अच्छे बच्चे, भाई मेंबर्स किसके हैं, कंपनी के, किसके, कंपनी के, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनीज करंट फाइनेंशियल स्टेटस। यहां पर जितने भी स्टूडेंट ऑफ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चों, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, एक सुबह 10 बजे चलती है, ठीक है, और एक चलती है आपकी 3:15 पर। जितने स्टूडेंट सीपीओ के स्टूडेंट हैं वो आप बच्चे सीपीओ की क्लास को 3:15 बजे लें। बाकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, सीएचएसएल की, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की, वो सुबह 10 बजे क्लास को लें। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चों के लिए होली पर एक ऑफर है, आप बच्चे इस बैच को ले सकते हैं केवल 699 में। ठीक है, जिस बैच के अंदर आपको ग्रामर मिलेगी, ग्रामर के साथ साथ आपको वोकैब मिलेगी और प्लस आपको रीडिंग सेक्शन मिलेगा। ये तीनों सेक्शंस आपको मिलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग। अगर मैं बात करूं यहां पर बैच की वैलिडिटी 1 ईयर की है। ऑफर वैलिड रहेगा 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक।
तो आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। रेगुलर क्लासेस लेते रहे और जो भी क्लासेस आपको दी जाती हैं उनको प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी बच्चे। जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप एसएससी बुलेट टेलीग्राम पर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए, वहां से आप लाइव क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।